डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन इंटरेक्शन देखे थे और अब इस वीडियो से हम वो सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन। तो बेसिकली कंपटीशन ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज़ को कुछ ना कुछ हार्म होता है ना। तो स्पीसीज़ 1 और स्पीसीज़ 2 दोनों को नेगेटिव एट्रीब्यूट मिलेगा, है ना। अगर किसी भी दो स्पीसीज़ में कंपटीशन हो रहा है तो दोनों को हार्म होगा अप टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली एक विन करेगा एक लूज करेगा, लेकिन हार्म दोनों को होगा। तो बेसिकली कंपटीशन 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। कंपटीशन आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, है ना। पहला है डायरेक्ट फाइट और इसको इंटरफेरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। और दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन और इनडायरेक्ट फाइट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट फाइट। तो हमने देखा कंपटीशन 2 एट्रीब्यूट्स हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, एज वेल एज कंपटीशन 2 तरह का होता है। एक है डायरेक्ट फाइट, दूसरा है इनडायरेक्ट फाइट। डायरेक्ट फाइट में क्या होता है कि इसमें 2 स्पीसीज़ फिजिकली compete करती हैं, है ना। क्या करती हैं? फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व होती हैं। और फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व होने का मतलब है कि ये अपना टेरिटरी, अपना होम रेंज डिफेंड करने के लिए दूसरे स्पीसीज से compete करती हैं, है ना। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? फॉर टेरिटरी डिफेंस। इसी तरह जस्ट अपोजिट एक्सप्लॉयटेशन और इनडायरेक्ट फाइट, ये दोनों सेम है। इसमें क्या होगा? इसमें 2 स्पीसीज़ रिसोर्स के लिए compete करेंगी, है ना। यहाँ पे रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रिसोर्स फूड हो सकता है, यहाँ पे रिसोर्स शेल्टर हो सकता है ना, उसके लिए compete करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? नो डायरेक्ट फाइट। यहाँ पे आमने सामने की फाइट नहीं होगी, नो डायरेक्ट फाइट। यहाँ पे 2 स्पीसीज़ किसके लिए लड़ेंगी? दे विल फाइट फॉर रिसोर्स। और जो रिसोर्स को जल्दी से जल्दी यूटिलाइज कर लेगा वो सरवाइव करेगा, और जो रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा उस इन्वायरमेंट से, या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं द क्विक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। द क्विक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होगा? द स्पीसीज विल विन, है ना। द स्पीसीज विल विन या फिर द स्पीसीज विल सर्वाइव। और जो स्पीसीज रिसोर्स को यूटिलाइज करने में पीछे रह जाएगी, है ना, जो स्लो हो जाएगी रिसोर्स को यूटिलाइज करने में, उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या देखा गया? इसका एग्जाम्पल देखा गया कि बहुत पहले एक आइलैंड था जिसको बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड, और गैलापागोस आइलैंड में 2 स्पीसीज़ थी। एक था अर्बिंगडन टार्टोइज जो था ये एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि अर्बिंगडन टार्टोइज ऐसा टार्टोइज है जो कि हर्बीवोर नेचर का है, ये घास को खाते थे, है ना। लेकिन जब इनके हैबिटाट में जब गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, या कह सकते हैं जब वहाँ पे गोट्स आ गई, तो जो गोट्स थी उनकी ग्रेजिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है टार्टोइज से, तो वो सारा घास चढ़ गई, इनके लिए डिफिशियंसी हो गई ग्रास की, यहाँ पे इनके लिए फूड की कमी हो गई, इस वजह से ये इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर गई। तो ये है डिफरेंस कंपटीशन के 2 टाइप्स में, पहला डायरेक्ट फाइट और दूसरा इनडायरेक्ट फाइट। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, है ना। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिवाइस किया था गॉस ने, है ना। इसीलिए इसको गॉस लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉस लॉ। और गॉस लॉ ये कहता है कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को अगर सरवाइव करना है तो वो साथ में सरवाइव नहीं कर सकती अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो, है ना। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़
टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for same resource, competing for same resource, है ना। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for same resource कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, है ना, कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर एंड inferior one will be eliminated eventually, है ना, and inferior one will be eliminated eventually। तो गॉस लॉ कहता है कि दो रिलेटेड स्पीसीज एक साथ में सरवाइव नहीं कर सकती अगर वो दोनों स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, और उनमें से क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो स्पीसीज वीकर होगी उसकी डेथ हो जाएगी या वो एलिमिनेट हो जाएगा। गॉस लॉ में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके, कि हम कंडीशन जो सपोज कर रहे हैं उस कंडीशन में रिसोर्स लिमिटेड है। क्या है? रिसोर्स इज़ लिमिटेड, रिसोर्स इज़ लिमिटेड, है ना, रिसोर्स इज़ लिमिटेड। तो इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैब में एक कल्चर मीडियम में पैरामीशियम कॉर्डेटम और एक कल्चर मीडियम में पैरामीशियम ऑरेलिया को ग्रो कराया, है ना। तो जब तक उस कल्चर मीडियम में फूड प्रेजेंट था तब तक उन लोगों ने डिफरेंट कल्चर मीडियम में वो लोग विदाउट एनी इंटरफेरेंस दोनों स्पीसीज़ प्रॉपर ग्रो करी। लेकिन जब दोनों को एक साथ में कल्चर किया गया एक ही कल्चर मीडियम में, तो क्या हुआ कि पैरामीशियम ऑरेलिया सरवाइव किया, लेकिन पैरामीशियम कॉर्डेटम की डेथ हो गई, वो कल्चर से एलिमिनेट हो गया, है ना। तो देखते हैं ग्राफ की हेल्प से। एक्स एक्सिस पे हो गया टाइम और वाई एक्सिस पे हो गया पॉपुलेशन साइज, है ना, वाई एक्सिस पे हो गया पॉपुलेशन साइज। तो ये फर्स्ट केस है, इसमें क्या किया गया, ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि जब रिसोर्स लिमिटेड है तो उस पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी होगी, है ना। तो क्या किया गया, फर्स्ट केस में लिया गया पैरामीशियम ऑरेलिया। सपोज ये पैरामीशियम ऑरेलिया का कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल सिंगल स्पीसीज ली गई थी पैरामीशियम ऑरेलिया और ये कल्चर मीडियम में ग्रो किया, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड कल्चर मीडियम लिया गया। सेकंड कल्चर मीडियम, दोनों में सेम कंपोजिशन था मीडिया का, सेम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, है ना। फिर से एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हमने, वाई एक्सिस पे लिया पॉपुलेशन साइज, ठीक। यहाँ पर भी बनाया हमने कैरिंग कैपेसिटी, और इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने पैरामीशियम कॉर्डेटम को क्या किया, पैरामीशियम कॉर्डेटम को ग्रो कराया सेम कल्चर मीडियम में, है ना। तो क्या देखा गया कि जब ये दोनों अकेले अकेले ग्रो कर रहे थे तो दोनों सर्वाइव कर रहे थे, है ना, उसमें फूड की डिफिशियंसी नहीं हुई, दोनों सर्वाइव कर रहे थे। बट उसके बाद में आया थर्ड केस, और थर्ड केस में क्या देखा गया कि एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे हमने लिया पॉपुलेशन साइज। तो हमने क्या देखा, ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन साइज का के। हमने क्या देखा कि एक स्पीसीज़ सर्वाइव कर गई और दूसरी स्पीसीज़ आफ्टर सम टाइम डिक्लाइन कर गई, है ना। तो ये हो गया विनर, ये क्या हो गया, ये हो गया विनर और ये हो गया लूज़र। तो इस केस में देखा गया कि विनर था पैरामीशियम ऑरेलिया। जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ लिमिटेड रिसोर्स में प्लेस की गई तो पैरामीशियम ऑरेलिया ने सर्वाइव कर लिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम क्या हुआ, पैरामीशियम कॉर्डेटम सर्वाइव नहीं कर सका और वो इवेंचुअली उसका उस कल्चर मीडियम से उसका एलिमिनेशन हो गया या उसकी डेथ हो गई, है ना। तो ये रहा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न थ्योरी है वो इसको अपोज करती है, वो कहती है कि कंपटीशन को अवॉइड भी किया जा सकता है, वो किया जा सकता है रिसोर्स पार्टीशनिंग के हेल्प से। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैकआर्थर ने इसको एक्सप्लेन किया था। उन्होंने वार्बलर बर्ड्स में इसको स्टडी किया था। वो बर्ड्स ऐसी थीं कि उन्होंने अपने बीक पैटर्न में और अपने फीडिंग टाइम पे
उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था उन बर्ड्स ने, तो वो लोग डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग टाइम और डिफरेंट डिफरेंट बीक मॉडिफिकेशन की वजह से वो उनमें कंपटीशन ख़त्म हो गया। इसको हम देखेंगे आगे चल के अभी कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट लॉ में, है ना। कंपटीशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अलावा भी दो तरह का होता है। एक होता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक, और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक, है ना। तो जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो बिटवीन द टू स्पीसीज होता है, ठीक, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। और जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है वो सेम स्पीसीज के बीच में होता है। तो अब हम देखेंगे कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के वजह से स्पीसीज के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या असर पड़ता है। इफेक्ट ऑफ, हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस कंसेप्ट को हम समझेंगे ग्राफ के हेल्प से, है ना। तो देखते हैं ग्राफ में। अब देखिए जो फर्स्ट केस है इसमें आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट हैंड साइड में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन डिक्रीज हो रहा है ना। तो केस वन में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन सबसे ज़्यादा है ना, और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन सबसे कम है। तो जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा होगा मतलब एक स्पीसीज़ का दूसरे स्पीसीज़ के साथ में कंपटीशन चल रहा है, तो वो एक दूसरे के पॉपुलेशन को अवॉइड करेंगे, है ना। वो उनके टेरिटरी में नहीं जाएगा और वो उनके टेरिटरी से दूर रहेंगे, है ना। क्योंकि जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्पीसीज़ की क्या होगी, नैरो हो जाएगी, क्योंकि वो लोग अवॉइड करेंगे, है ना। क्या करेंगे, वो लोग कंपटीशन को अवॉइड करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीसीज़ कंपटीशन चाहती नहीं है ना, बट मजबूरी में compete करना पड़ता है। तो क्या होगा, जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा होगा किसी स्पीसीज़ के लिए कंपेयर टू इंट्रा स्पेसिफिक, तो उनका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, है ना। ऑप्टिमल जोन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड केस में धीरे धीरे, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन दोनों लगभग सिमिलर है
तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्टिमल जोन क्या हुआ है, वाइड हो गया है। और अब थर्ड केस में देखते हैं। थर्ड केस में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वेरी लो, मतलब दूसरे स्पीसीज से कंपटीशन है ही नहीं, बहुत मिनिमम है। लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, आपस में उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया इन द सेम स्पीसीज। तो क्या करेंगे, वो अपने स्पीसीज वाले इंडिविजुअल से दूर रहना चाहेंगे, है ना, वो कंपटीशन को अवॉइड करना चाहेंगे। तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो जाएगी स्पीसीज़ की, बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिमल जोन बहुत ज़्यादा वाइड हो गई है, और ये जो आपका मार्जिनल जोन है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस स्पीसीज़ के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव रिलीज की।